अध्याय 191 सेवा। बारिश अथक बरस रही थी। ठंडे वीरान अंधेरे में रेन टाउन भयानक रूप से शांत खड़ा था। दूर की घाटी में एक ट्रेन तेजी से भागी जा रही थी। उसकी टिमटिमाती रोशनी अनिश्चित थी, एक शुभ या अशुभ संकेत। पूरे शहर में सड़क के कोनों पर, अंधेरी गलियों में और खिड़कियों के पास खड़े अनगिनत निश्चल रूप बदलने वाले घात लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वे दुकानों में रखे पुतलों जैसे लग रहे थे, लगातार रात की हवा को सूंघ रहे थे। शहर के सिनेमा के अंदर स्क्रीनिंग हॉल विकृत, भयावह मांस और हड्डियों वाले जीवों से भरा हुआ था, जो अंधेरे में चुपचाप सड़ रहे थे। शहर के घंटाघर के शीर्ष पर अरब जाती हुई ट्रेन को देख रहा था। उसके चेहरे पर तीक्ष्ण और ठंडे भाव थे। अरब गे, वे बचकर निकल गए। उसके बगल में दूरबीन लिए खड़ा एक युवक, रोमन, तेवर बदलकर बोला, मैंने आपसे कहा था कि जब उनके मुख्य सदस्य केमिकल प्लांट के लिए निकले तभी हमें उस ट्रेन को ले लेना चाहिए था। अब हमने मौका खो दिया। इससे पहले कि रोमन प्रतिक्रिया देता, डिम्पल ने ठंडे स्वर में बीच में टोक दिया, एक इलेक्ट्रोकाइनेटिक है, दूसरा टेलीकाइनेटिक, दोनों ही घातक विरोधी हैं। केमिकल प्लांट में मौजूद परजीवी नकलीची राक्षस भी उन्हें नहीं रोक पाए, और तुम सोचते हो कि हम उनके ठिकाने पर हमला कर सकते थे? तो फिर हम क्या करें? रोमन ने दांत पीसे। वह शापित चीज और ज्यादा उग्र हो रही है। अगर हमें जल्द ही उसके लिए कुछ खून नहीं मिला तो वे रूप बदलने वाले हमारे पीछे पड़ना शुरू कर देंगे। डिम्पल का चेहरा काला पड़ गया। खून, खून, इसकी वजह से हम उन परजीवियों से अलग नहीं रह गए हैं। रोमन ने उपहास किया, स्पष्ट रूप से नाराज था। डिम्पल जी, उन लोगों ने ये सब अपने ऊपर बुलाया है। हमने उन्हें खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी वे जिद करके गए। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। बस, अरब का धैर्य जवाब दे गया, और उसकी आवाज में एक ऐसा वजन था जिसने उन दोनों को शांत कर दिया। एक बार तुम यहाँ आ गए तो कोई बचकर निकलना नहीं है। भले ही वे बच गए हों, अंधेरा उन्हें निगल जाएगा। यह मानवता का भाग्य है। उसकी नज़र दृढ़ हो गई। रोमन, भोर होते ही एक समूह को लो और पटरियों का पीछा करो। हमें बहुत सारे शव मिल जाने चाहिए। ये कहकर वह मुड़ा और टॉवर से नीचे उतर गया। सिनेमा के नीचे घुमावदार सीढ़ियों के पार एक भूमिगत पार्किंग सुविधा थी, जो पहले एक नागरिक आश्रय स्थल थी। अब ये पूरी तरह से सील कर दी गई थी। मंद विद्युत रोशनी बचे हुए लोगों के समूहों पर टिमटिमा रही थी। कुछ सो रहे थे, अन्य दबी आवाज में फुसफुसा रहे थे, जबकि कुछ परिवार पोर्टेबल स्टोव के चारों ओर सिमटे हुए थे, थोड़ा बहुत खाना पका रहे थे। अपने छोटे आकार के बावजूद पार्किंग स्थल में 100 से अधिक लोग रहते थे। अरब गे, क्या आपने खाया है? मैंने कुछ सूप बनाया है। एक महिला बर्तन हिलाते हुए उन्हें गर्मजोशी से बधाई दी। अरब ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं है, अनामिका। क्या आज बाहर सुरक्षित है? भीड़ में किसी ने पूछा। केमिकल प्लांट ने फिर से गड़बड़ी की, क्या हमें चिंतित होना चाहिए? मैंने सुना है कि यह फटने वाला है। बचे हुए लोग बेचैन हो गए, आवाजें एक दूसरे पर हावी हो गईं। अरब ने लापरवाही से हाथ हिलाया। फिलहाल यह कोई समस्या नहीं है। भले ही यह फट जाए, यह हमें प्रभावित नहीं करेगा। आराम करो। एक कमजोर बुजुर्ग महिला आगे बढ़ी, उसके रास्ते को रोकते हुए। उसके चेहरे पर चिंता थी। अरब, क्या ये सच नहीं है कि लोगों से भरी एक पूरी ट्रेन आई थी? क्या वे सब मर चुके हैं? मेरे पोते ने कहा कि अगर वे मर गए तो हम 1 महीने के लिए सुरक्षित रहेंगे और हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ होगा। भीड़ पर चुप्पी छा गई। दर्जनों आंखें अरब की ओर मुड़ गईं, कुछ आशावान, कुछ सतर्क, अन्य अपठनीय। वे मरे हुए के समान हैं। रोमन ने उपहास किया। चिंता मत करो दादी। कल मैं काफिले को लेकर जाऊंगा और सामान वापस लाऊंगा। अगर कोई अभी भी जिंदा है तो मैं खुद उन्हें गोली मार दूंगा। कुछ बचे हुए लोगों ने सहमति में बुदबुदाया, जबकि अन्य हिचकिचाए। लेकिन अगर उनके पास एक ट्रेन थी तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे बहुत से लोगों को अपने साथ ले जा सकते थे? किसी ने सावधानी से पूछा। शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। रोमन ने नाक सिकोड़ी। अरे पैरिश, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे तुम्हें साथ ले जाएंगे? अगर वे अंधेरे से बच सकते थे तो वे यहाँ क्यों आते? अगर मैंने उन्हें कल रात शहर में नहीं लाया होता तो वे पहले ही मर चुके होते। निराशा भीड़ में कौंध गई। उनमें से अधिकांश के लिए जीवित रहने का मतलब था नए पीड़ितों के आने का इंतजार करना, शहर में छिपे हुए परजीवी राक्षस के लिए ताज़ा रक्त बलिदान। बदले में उन्हें एक नाजुक शांति मिलती थी, रात के भयानक दृश्यों से 100 दिनों की सुरक्षा। शुरुआत में अरब ने इस पर आंखें मूंद ली थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रूपम और उसके गुट ने जानबूझकर हताश बचे हुए लोगों को रेन टाउन में लुभाना शुरू कर दिया, जिससे मौतों की संख्या बढ़ती चली गई। आखिरकार शक्तिशाली क्षमता उपयोगकर्ता काफिले भी दिखने लगे, जैसे आज सुबह के दोनों साथी।
रोमन ने पहले ही सिनेमा के चारों ओर एक घात लगा रखी थी, लेकिन अरब को लगा कि उनमें कुछ अजीब है। पकड़े जाने और जवाबी कार्रवाई के डर से उसने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था। दोनों क्षमता उपयोगकर्ताओं को राक्षसी परजीवी के मुंह की ओर धकेलने के लिए परजीवी जीवों का उपयोग किया। फिर भी किसी तरह राघव और उसका साथी बच निकलने में कामयाब रहे थे। बस यही इस बात का प्रमाण था कि उसकी प्रवृत्ति सही थी। अगर रूपम ने खुद कार्रवाई की होती तो उनके पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन रोमन ने इसे उस तरह से नहीं देखा। अपनी हताशा से अंधा होकर वह भयानक संस्थाओं और परजीवी राक्षस को उपकरण मानने लगा था, यह मानते हुए कि जब तक वे प्राणी की अच्छी सेवा करेंगे रेनटाउन एक सुरक्षित ठिकाना बना रहेगा, भले ही अनंत रात आ जाए। सिवाय रूप बदलने वालों के, जाहिर है। रूईजी, अरब की आवाज़ बर्फीली थी। बहुत बात हो गई, पहरे पर जाओ, आज रात तुम्हारी बारी है। रोमन ने चिढ़ में अपनी जबान से आवाज़ निकाली, लेकिन सिर हिलाया। ठीक है टिल्डा, अरब ने भीड़ पर अपनी नज़र घुमाई। हमने आज काफ़ी शोर कर लिया है। सब लोग शांत रहो। बचे हुए लोगों ने सहमति में बुदबुदाया। उनमें से अधिकांश के पास कोई युद्ध क्षमता नहीं थी। वे इस नाजुक आश्रय को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अरब के काफिले पर निर्भर थे। अपने निजी क्वार्टर में वापस डिम्पल ने अरब को एक तरफ खींचा। उसकी आंखों में चिंता थी। पति, अगर वे उस ट्रेन को वापस लाने में कामयाब रहे, शायद हमें निकल जाना चाहिए। निकलना? अरब ने कड़वी मुस्कान दी। और कहाँ जाएं? उसके कंधे थोड़े से झुक गए जब उसने सांस छोड़ी। हमने पहले ही अंधेरे के साथ एक समझौता कर लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि हम में अभी भी उसका सामना करने की हिम्मत है? रेलवे पटरियों पर अनंत ट्रेन पूरी गति से घाटी को चीरती हुई जा रही थी। अंधेरे से अधिक भयानक जीव निकल रहे थे और ट्रेन के युद्ध दल लगातार गोलीबारी कर रहे थे, झुंड के बीच एक खूनी रास्ता बना रहे थे। आवासीय क्वार्टरों में सुमी ने एक टीम के साथी को एक तरफ धकेल दिया, ठीक उसी समय जब एक पंजा युक्त अंग फायरिंग स्लिट से अंदर पहुंचा। एक तेजी से हरकत में उसने अपनी रेमिंगटन M96 पकड़ी, उसे छेद में ठूंस दिया और ट्रिगर खींच दिया। धमाका! धमाके ने रेंगते हुए अंग को तुरंत जलाकर भस्म कर दिया। सतर्क रहो, उसने चिल्लाया। पुरुष साथी पसीना बहाते हुए वापस खड़ा हुआ। धन्यवाद सुमी जी। बिना एक और शब्द कहे उसने अपना हथियार तैयार किया और लड़ाई में फिर से शामिल हो गया। सुमी के चेहरे पर गंभीर भाव बने रहे क्योंकि वह थक हमले से लड़ रही थी। रेनटाउन छोड़ने के बाद से अनंत ट्रेन को और भी घातक हमले का सामना करना पड़ा था। रूप बदलने वाले अब हमला करने वालों के सामने कुछ भी नहीं थे। दाजू पठार को पार करने के बाद से अंधेरे ने उन्हें एक पल का भी आराम नहीं दिया था। यह पागलपन था। अध्याय 192, निशान। डिब्बे संख्या 5 का नंबर 5। राज के हाथों में मौजूद रोरा के 23 इलेक्ट्रिक गैटलिंग गन में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। उसकी घूमती हुई नालियां लाल गर्म हो रही थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी पुरानी M556 लाइट मशीन गन उठाए और गोलीबारी जारी रखी। डिब्बे के बीच में प्रोजेश ने स्वचालित दरवाजे को बस इतना खोला कि आग की धाराएं बाहर निकल सकें, जिससे रास्ते भर के पेड़ पौधों के बड़े हिस्से में आग लग गई। कॉकपिट के अंदर राघव, किकी और पूनम ने रिया की बातें सुनी। सभी ने भ्रम दिखाया। रुकना, क्यों? एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना रिया ने अपना मोबाइल टर्मिनल उठाया और हेल सबलेक क्राइसेंथम नरक का काला गुलदाउदी में हाल ही में दर्ज किए गए बदलावों को राघव को दिखाया। मुझे अभी भी नहीं पता कि वे परजीवी ब्लड स्कर्च फ्लोरा नंबर 1 की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, लेकिन इसकी लाल चमक में बदलाव, मुझे लगता है कि मुझे इसका कारण मिल गया है। राघव के चेहरे के भाव सख्त हो गए। स्क्रीन पर हेल सबलेक क्राइसेंथम की गहरी लाल चमक एक विशिष्ट क्षण में नाटकीय रूप से बढ़ गई थी, जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। रिया ने जल्दबाजी में बात की, जब से ब्लड स्कर्च फ्लोरा नंबर 1 को पहली बार लैब में दर्ज किया गया है, तब से इसकी चमक बढ़ने के 3 उदाहरण और चमक कम होने का एक उदाहरण सामने आया है। 3 बार जब ये लाल हुई, वह तब हुआ जब हम अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 से, सिंगूर स्पेसपोर्ट से और अभी रेन टाउन से भागे। हालांकि नमूना आकार किसी कठोर वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत छोटा है, ये जीवन और मृत्यु का मामला है। इसलिए प्रेडेटर इफेक्ट शिकारी प्रभाव पर विचार करते हुए मेरी एक साहसिक परिकल्पना है। ये डार्क एंटिटीज, अंधेरी संस्थाएं, शिकार पर एक तरह का अदृश्य निशान छोड़ देती हैं जिसे वे नहीं मारते हैं। हेल सबलेक क्राइसेंथम पर लाल चमक उस निशान की भौतिक अभिव्यक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में खून की गंध ज्यादा शिकारियों को आकर्षित करती है। ये हमें अंधेरे में ज्यादा भयानक संस्थाओं के लिए एक बड़ा निशाना बनाता है। उसने गहरी सांस ली और जारी रखा। ये निशान लगाना डार्क एंटिटीज के संवाद करने का तरीका हो सकता है। एक और संभावना भी है, जितनी बड़ी भयानक संस्था होती है, वह हम पर उतना ही गहरा निशान छोड़ती है। अगर हम सिंगूर सिटी में जो हुआ उसे प्रेडेटर इफेक्ट का उपयोग करके समझाएं,
तो इस पर विचार करें, रेन टाउन छोड़ने के बाद हमें कोई नया सदस्य नहीं मिला, फिर भी जिस क्षण हमने उसके क्षेत्र से बाहर कदम रखा, गुलदाउदी पर लाल चमक बदल गई और तुरंत बाद हम डार्क एंटिटी से घिर गए। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम भागते रहे और निशान एक निश्चित सीमा से ज्यादा जमा हो गया तो हमारा भी वही हश्र होगा जो फारलाइन काफिले का हुआ था, पूरी तरह से विनाश। रिया ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म की, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। उसके सावधानीपूर्वक व्यक्तित्व के साथ ऐसा व्यक्तिपरक दावा करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। वह ये भी समझती थी कि अगर उसकी थ्योरी गलत थी लेकिन टीम ने उसका पालन किया तो इससे उनका पूरा विनाश हो सकता था। उसे सुनने के बाद कॉकपिट में तीनों और भी गंभीर हो गए। राघव ने अपनी भौहें सिकुड़ी। तो तुम्हें लगता है कि हेल्थ ब्लैक क्राइसेंथम हम मनुष्यों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम कर रहा है? रिया ने सिर हिलाया। ठीक नहीं, लेकिन चूंकि यह पौधा डार्क एनर्जी को अवशोषित कर सकता है, यह साबित करता है कि ब्लड स्कर्ज फ्लोरा नंबर 1 में इसे महसूस करने की क्षमता है। उस तर्क से डार्क एंटिटीज द्वारा छोड़े गए निशान भी डार्क एनर्जी का एक रूप होने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है, इसके अन्य कार्यों के लिए और नमूना लेने और प्रयोगों की जरूरत होगी। रिया, राघव की तीखी आवाज ने उसकी बात काट दी, उसे बीच वाक्य में रोक दिया। उसका चेहरा गंभीर था जब उसने जोर से कहा, विश्लेषण छोड़ो, मुझे निष्कर्ष बताओ अभी। बाहर युद्ध का मैदान विस्फोटों से गूंज रहा था। भयानक संस्थाओं के झुंड लगातार ट्रेन के बख्तरबंद पट्टों से टकरा रहे थे, उसकी सीमाओं का परीक्षण कर रहे थे। राघव पहले ही अपनी सीमा पर था, ये लंबी वैज्ञानिक तर्कना का समय नहीं था। रिया उसकी फटकार से चौंक गई। उसने सदमे में अपना मुंह खोला, फिर जल्दी से खुद को संभाला। 2 विकल्प, उसने दृढ़ता से कहा। एक, ट्रेन को रोको और अपने आसपास की हर भयानक संस्था को मार डालो, निशान को पूरी तरह से मिटा दो। 2, रेन टाउन वापस मुड़ो और बड़े परजीवी और रूप बदलने वाले परजीवियों को खत्म करो। मैं दूसरे विकल्प की सलाह देती हूँ। जैविक दृष्टिकोण से जो जीव जाल पर निर्भर करते हैं, उनमें मजबूत रक्षा या भागने की क्षमताओं की कमी होती है। वे स्वाभाविक रूप से नाजुक होते हैं, यही वजह है कि उन्हें जीवित रहने के लिए छलावरण या जालों की जरूरत होती है। बड़ा परजीवी शिकार के लिए विभाजन, प्रजनन और रूप बदलने वाले परजीवियों पर निर्भर करता है। इसका एक निश्चित क्षेत्र है, जिसका अर्थ है कि इसकी युद्ध क्षमता अंधेरे में हमारे सामने आने वाली भयानक संस्थाओं से ज्यादा नहीं हो सकती है। इस बीच हमारा वर्तमान संकट लगातार बढ़ रहा है। इस दुष्स्वप्न से निपटने के बजाय विकल्प 2 की सफलता दर बहुत ज्यादा है। यही मेरा निष्कर्ष है। किकी और पूनम ने अविश्वास में एक दूसरे को देखा, फिर राघव की ओर मुड़े। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा काला था। टीम लीडर के रूप में उसके द्वारा किया गया हर चुनाव टीम के अस्तित्व का फैसला करता था। रिया की थ्योरी ने उन्हें आशा की एक किरण दी, लेकिन साथ ही उसे एक भयानक निर्णय भी दे दिया। राघव का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसकी सहज बुद्धि चिल्ला रही थी कि रिया की निशान लगाने की परिकल्पना सबसे ज्यादा सही है। इसने प्रेडेटर इफेक्ट की व्याख्या की। इसने समझाया कि रेन टाउन छोड़ने के बाद हेल्थ ब्लैक क्राइसेंथम क्यों बदल गया। और सबसे महत्वपूर्ण, यह उस चीज के साथ मेल खाता था जिस पर उसे हमेशा संदेह रहा था। वह पीलाकाया दानव जिसने भोपाल सिटी से उनका पीछा किया। वह गहरा लाल ड्रैगनफ्लाई जिसने काजान स्टेशन से आरामबाग स्टेशन तक उनका पीछा किया। वह स्काई जेलीफिश जो अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 से उनके भागने के बाद दिखाई दी। सिंगूर से भागने के बाद उन पर हुआ पूर्ण हमला। यहाँ तक कि आयरन गार्ड बटालियन, जिसका मकालू पर्वत से लेकर सिंगूर स्पेसपोर्ट तक एटमॉस्फेरिक मीका द्वारा लगातार शिकार किया गया। शिकारी, निशान लगाना, हेल्थ ब्लैक क्राइसेंथम की गहरी लाल चमक, ये सब समझ में आ रहा था। यहाँ तक कि कल रात जब किकी ने लापरवाही से इसका जिक्र किया था कि वे जितना ज्यादा भागते थे उतने ही ज्यादा राक्षस आते थे, ऐसा लगता था कि अंधेरे में उनके सिर पर इनाम रखा गया है। टीम का विकास सिर्फ सतही मुद्दा था। असली समस्या उन पर लगा निशान था, जो रात में उनके खतरे को बढ़ा रहा था। अगर यह थ्योरी सही थी, तो सबसे सुरक्षित रणनीति भागते रहना नहीं थी, बल्कि हर चिन्हित दुश्मन को खत्म करना और गुप्त मोड में प्रवेश करना था। यह सामान्य ज्ञान के विपरीत था। अधिकांश लोग इसके बारे में नहीं सोचते या इसे समझने के लिए ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते, क्योंकि डार्क एंटिटी संवाद कर सकती थीं, और वह संवाद शिकारी का निशान था। ची ची, अचानक अनंत ट्रेन एक आपातकालीन ब्रेक पर लग गई। कई भयानक संस्थाएं ट्रेन के ढांचे से टकरा गईं, कुछ शुद्ध जड़ता से दूर फेंक दी गईं। दुश्मनों का ज्वार साइड के डिब्बों पर उमड़ पड़ा। अंदर मौजूद हर किसी ने जो कुछ भी पकड़ सकते थे उसे पकड़ लिया। पूनम राघव की ओर मुड़ी, जानती थी रुकने का मतलब है कि उसने अपना चुनाव कर लिया है। वह इलेक्ट्रिक इंजन दहाड़ा और इससे पहले कि कोई अपनी सांस पकड़ पाता, ट्रेन ने दिशा उलट दी। राघव, पूनम चिल्लाए, हम वापस जा रहे हैं। राघव ने रिया से आंखें मिलाईं।
मुझे तुम पर विश्वास है। रिया की नज़र दृढ़ संकल्प से जल रही थी। उसने बस सिर हिलाया और डिब्बे संख्या 3 की ओर मुड़ गई। एक शोधकर्ता के रूप में वह ज्ञान और जानकारी के माध्यम से ही योगदान दे सकती थी। एक टीम सदस्य के रूप में यह उसका कर्तव्य था। पूरी ट्रेन का अचानक पीछे मुड़ना सभी के लिए अप्रत्याशित था। राघव की आवाज़ ट्रेन के संचार प्रणाली के माध्यम से गूंजी। सब लोग तैयार हो जाओ, हम रेन टाउन वापस जा रहे हैं। गोलियां मत बचाओ, हिलने वाली हर चीज़ को मार डालो। ठीक है, सुमी ने तुरंत स्वीकार किया, बिना किसी सवाल के उस पर भरोसा करते हुए। समझ गए बड़े भाई, राघव, राजिता ने उत्साह से कहा। रुको, क्या इसका मतलब है कि हम बाहर जाकर लड़ने वाले हैं? प्रोजेश ने लगभग उत्साहित होकर पूछा। हम देखेंगे, राघव ने निर्णायक रूप से जवाब दिया। ट्विन स्टार 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को पूरी गति से धकेल दिया। उसे नहीं पता था कि ब्लू प्लैनेट के जैविक सिद्धांत डार्क एंटिटीज पर लागू होते हैं या नहीं, लेकिन उसने पहले ही रिया पर भरोसा करना चुन लिया था। और उसके दिमाग में एक योजना पहले से ही बन रही थी।